नीट की सीरीज के अंदर आज के हमारे टॉपिक हैं। नंबर 1 पे है एटॉमिक मास, नंबर 2 पे है एवरेज एटॉमिक मास, नंबर 3 पे है मॉलिक्यूलर मास, नंबर 4 पे है फॉर्मूला मास और नंबर 5 पे है मोल एंड मोलर मास। नीट की सीरीज के अंदर आज ये 5 टॉपिक हैं जो हमें समझने हैं। तो क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आगे जाके, जब हम केमिस्ट्री का मेन पोर्शन पढ़ेंगे वहाँ पर जरूरत पड़ेगी इसकी। तो 5 टॉपिक हमारे आज के हैं ये: एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एवरेज एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास एंड मोल एंड मोलर मास। सबसे पहले एटॉमिक मास की बात हम करते हैं। एटॉमिक मास का मतलब ये है कि एक एटम का मास ऑफ वन एटम, जो कि पुराने टाइम में निकालना बहुत मुश्किल चीज़ें थी, और आधुनिक साइंस के अंदर तो एक मशीन आ गई है, एक डिवाइस आ गया है जो मास स्पेक्ट्रोमीटर जिसको बोलते हैं। पुराने टाइम पे क्या करते थे, पुराने टाइम के ऊपर एटॉमिक मास निकालने के लिए सबसे छोटे एटम को स्टैंडर्ड मान लिया करते थे। हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसका मास उन्होंने 1 मान लिया और उसके कंपैरिजन में बाकियों का मास निकालना शुरू किया। जैसे हाइड्रोजन का मास 1 लिया तो उससे जो डबल उसके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन थे तो उसका मास डबल मान लिया। इस प्रकार से निकाला करते थे। लेकिन फ्यूचर के अंदर आज के टाइम पे जो एक डिवाइस आया है जिसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये एक प्रकार से मान लो कि इनडायरेक्ट मेथड से हम एक एटम का मास आराम से निकाल सकते हैं। एक एटम के मास की अगर बात हम करें तो उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस मास स्पेक्ट्रोमेट्री ने जो है इसको आसान किया और फिर हमने किसी भी एक एटम का मास निकाला। और जो उसका एटॉमिक मास जब हमने निकाला तो जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिएगा कि हम बेसिक फार्मूला जो बनाया गया उसको निकालने के लिए वो ये बनाया गया कि अगर आपको, यानी इसमें एक टर्म इस्तेमाल की गई जिसको एटॉमिक मास यूनिट बोला गया, और बाकी जितने भी मास थे वो इस एटॉमिक मास यूनिट के स्टैंडर्ड के हिसाब से निकाल दिए गए। इसमें क्या था कि एक एटॉमिक मास जो यूनिट थी, जैसे इसमें अगर हम बात करें एक एटॉमिक मास यूनिट, जब इसको निकाल रहे थे तो इसकी डेफिनेशन ये थी कि 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12। अब कार्बन 12 क्यों लिखा है इन्होंने? कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना इन्होंने, क्योंकि मैक्सिमम जो नेचर के अंदर अमाउंट है वो कार्बन है, और उस मैक्सिमम अमाउंट को इन्होंने एक बेसिक स्टैंडर्ड मान लिया। और कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मान के उसका 12th पार्ट से उसको डिवाइड कर दें। अगर हम एक कार्बन 12 एटम के मास की बात करें और उसको 12 से डिवाइड कर दें तो क्या कहलाएगा? वो एक एटॉमिक मास यूनिट कहलाएगा। और जब इसको कार्बन 12 यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आइसोटोप का जिक्र यहाँ पर आता है। आइसोटोप का मतलब ये होता है कि एक ही एटम्स कई फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, उसको हम आइसोटोप बोल देते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो पर मास नंबर डिफरेंट हो, उसे क्या बोलेंगे? आइसोटोप बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन 12 नंबर तो एटॉमिक नंबर 6 रहेगा, लेकिन मास कार्बन 12 में 12 रहेगा, कार्बन 13 में 13 रहेगा, कार्बन 14 के अंदर 14 रहेगा। आइसोटोप का मतलब यहाँ पर ये है, डिटेल में आएगा आगे। तो आइसोटोप का मतलब यहाँ पर ये है कि कार्बन 12 को इन्होंने स्टैंडर्ड लिया है और उसका 12th पार्ट
से उसको डिवाइड कर दें तो क्या कहलाएगा, एक एटॉमिक मास यूनिट उसको बोलेंगे। अब एक कार्बन के एक मास को कैसे निकाला गया होगा, कार्बन के एक उसमें कितना मास होगा, अगर उसकी हम बात करें तो कैसे निकालने का तरीका इनका ये थोड़ा सा बना हुआ है कि जब मास स्पेक्ट्रोमेट्री वहां पर आई तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री ने ये बता दिया कि जो एक कार्बन 12 एटम जो है उसका जो मास है, एक कार्बन 12 एटम का जो मास है जो वहाँ पर बात की गई थी, वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री की मदद से जो वैल्यू निकाली गई वो थी 1.99242648 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम इसको माना गया। और जब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 जो पार्ट इसका आया है, तो एक एटॉमिक मास यूनिट की जो वैल्यू आएगी इसको सोल्व करने के बाद, तो वो वैल्यू आएगी हमारे पास 1.66056 इंटू 10 टू द पावर -24, ये वैल्यू आएगी। जब हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री की मदद से हमने एक कार्बन एटम का मास निकाला, वो 1.992648 10 टू द पावर -23 ग्राम आया, और उसको 12 से डिवाइड किया तो 1.66056 10 टू द पावर -20 जो ये मास आया, ये एक एटॉमिक मास यूनिट इसको बताया गया कि एक एटॉमिक मास यूनिट की जो वैल्यू है, जो ग्राम में मेजर करते हैं, एक एटॉमिक मास यूनिट की जो वैल्यू है वो 1.66056 10 टू द पावर -24 हमें लेके चलनी है। अब जैसे मान लीजिए हम किसी का भी मास निकालना चाहते हैं, तो अगर मान लीजिए हम हाइड्रोजन का मास निकालना चाहते हैं, एग्जांपल लेके चलें यहाँ पर, हाइड्रोजन के एक एटम का मास निकालना चाहते हैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, अगर हम ये निकाल लेंगे तो उसका तरीका ये रहेगा कि उसका जो बेसिक मेथड रहेगा एटॉमिक मास यूनिट के अंदर, अगर हम उसकी बात करें, वैसे तो नॉर्मली इसका जो मास होता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री से वो होता है 1.6736 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, ये एक हाइड्रोजन एटम का मास है। अब मास स्पेक्ट्रोमेट्री से आप किसी भी एक एटम का मास निकाल सकते हो, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, जो भी जिसका भी निकालना चाहते हो, उसको एटॉमिक मास यूनिट में अगर कन्वर्ट करना है आपको, अगर उसको एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आपको मास ऑफ वन एटम डिवाइड बाई एटॉमिक मास यूनिट, उसे डिवाइड करोगे तो उसका मास किस में आएगा, एक एटॉमिक मास यूनिट के अंदर आएगा। तो अगर मान लीजिए हम हाइड्रोजन निकालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 1.6736 10 टू द पावर -24 ग्राम, और डिवाइड में करना पड़ेगा 1.66056 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो इस एटॉमिक मास यूनिट के अंदर जो ग्राम में मास होता है, ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, जब दोनों डिवाइड करेंगे तो वो एटॉमिक मास यूनिट के अंदर वैल्यू आ जाएगी। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद ये आता है 1.008 एटॉमिक मास यूनिट, 1.008 भी एक इसके अंदर वैल्यू आएगी, अगर राउंड ऑफ कर लेते हैं हम तो इसमें क्या होगा, ये जो मास आएगा ये एटॉमिक मास यूनिट के अंदर आएगा, और ये मास आपकी पीरियोडिक टेबल के अंदर दिया होता है हर एलिमेंट का। तो आपने जब भी किसी एलिमेंट का मास एटॉमिक मास यूनिट में वैल्यू निकालनी है तो ध्यान रखना है कि उस एक एटम का मास स्पेक्ट्रोमेट्री से निकालो, और एक एटम का मास स्पेक्ट्रोमेट्री से निकालोगे, ये आपको बताएंगे आगे जाके ये काम कैसे करता है डिवाइस। एक पोर्शन आता है केमिस्ट्री में, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एनी सब्सटेंस, तो वहाँ पर मास स्पेक्ट्रोमेट्री आएगा, वहाँ पर डिटेल में बताएंगे इस चीज़ को। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री से जो है वो निकल जाएगा, आपका मास आ जाएगा एक एटम का, और वो निकाल लेंगे, उसके डिवाइड में ये एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू करनी है, तो वो एटॉमिक मास यूनिट के अंदर क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी। आप किसी भी एटम का जो मास है एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो पहले इसको एटॉमिक मास यूनिट लिखा जाया करता था, लेकिन आज इसको यू से डिनोट करते हैं, यानी इसका मतलब यू भी है, यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास यानी कहने का मतलब आप सिंपल इसको 1.008 यू भी ले सकते हो, 1.008 यू भी इसके अंदर आप पुट कर सकते हो,
तो ध्यान रखना है ये क्या कहलाएगा, ये आपका यूनिफाइड मास कहलाएगा। आप किसी भी वैल्यू को जो मास है वो आराम से इस प्रकार से निकाल सकते हो। तो पहला टॉपिक हमारा यहाँ पर था एटॉमिक मास निकालना हो, अगर सिंपल एटम का निकालना है तो स्पेक्ट्रोमीटर से निकालेंगे, एटॉमिक मास यूनिट में निकालना है तो ये क्वांटिटी जो है उसके अंदर डिवाइड करेंगे। ये क्वांटिटी कैसे आई वो हमने इस फॉर्मूले से बता दिया आपको। तो 3 बातों का ध्यान यहाँ पर रखना है। तो एटॉमिक मास का टॉपिक यहाँ पर होता है हमारा खत्म। दूसरा आता है हमारा एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास के अंदर क्या होगा, एवरेज शब्द जहां भी इस्तेमाल किया जाएगा वहां पर एक एटम नहीं होगा। जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप्स की बात हम करते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये 3 आइसोटोप की हमने बात की। ये कार्बन के क्या है, आइसोटोप, जिनका मास तो क्या है, डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हमारे यहाँ पर प्रेजेंट हैं। अब ये नेचर के अंदर क्या होगा, इनका अमाउंट डिफरेंट होता है। कार्बन 12 जो कि अबंडेंट अमाउंट में नेचर में पाया जाता है, तो ये 98.89% जो है कार्बन 12 नेचर के अंदर पाया जाता है। 1.1% जो है वो आपका कार्बन 13 पाया जाता है। और 2 × 10 टू द पावर -10% जो है वो आपका क्या पाया जाता है, कार्बन 14 पाया जाता है। तो जब इसमें अगर बात हम करेंगे, अब इसके मास की बात करें, एटॉमिक मास की बात करें तो कार्बन 12 के अंदर 12 पॉइंट समथिंग मास होता है, हम 12 मान लेते हैं। 12 पॉइंट तो लोग पूरा ले लेते हैं, इसको 12 ही मान लेते हैं थोड़ा टाइम के लिए। कार्बन 13 के अंदर जो मास होगा इसका 13 होगा और 13 होगा। कार्बन 14 के अंदर जो उसका मास है वो 14 होगा। तो ये मास हमें दे दिया। तो अगर हमने इनका एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में प्लस कर देंगे और इनकी वैल्यू जो प्लस करेंगे तो टोटल मास हमारा जो एटम का आएगा उसको एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास बोल देंगे। जैसे कैसे करेंगे इसको, 12 ग्राम है, 12 एटॉमिक मास यूनिट है, 98 है, तो 12 का 98.89% का मतलब अपॉन में 100 करना पड़ेगा। तो जब इसको निकालेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास जो आ जाएगी, ये वैल्यू जो जितनी भी वैल्यू आएगी हमारे पास, इसके अंदर प्लस क्या करेंगे, ये 13 वाला 13 × 1.1 अपॉन में 100, और इसमें प्लस क्या करेंगे 14 × 2 × 10 टू द पावर -10 अपॉन में 100। इन तीनों को जब जोड़ देंगे हम, तो इन तीनों को जोड़ने के बाद जो हमारा मास आएगा वो हमारा मास जो आएगा वो कैलकुलेशन करने के बाद देख लेना 011 यूनिफाइड मास आ जाएगा, 12.011 यूनिफाइड मास आ जाएगा। तो ये जहां आइसोटोप्स की कंडीशंस हैं, जहां पर एक एटम कई फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वहां पर हमें एटॉमिक मास नहीं एवरेज एटॉमिक मास निकालने की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर परसेंटेज की फॉर्म में अगर अबंडेंट दिया हुआ है तो उसको हम इस प्रकार से निकाल लेंगे। अगर ये परसेंटेज में ना दिया होता, सिंपल इस फॉर्म में दिया होता, तो क्या करते, तीनों को ऐड करते और अपॉन में कितना कर देते, 3 कर देते। लेकिन ये नेचर के अंदर ध्यान रखना है कि अमाउंट मैटर करता है, कि उसका जो अमाउंट है नेचर के अंदर वो कितने परसेंट है, वो पोर्शन निकालना बहुत जरूरी होता है। तो अगर ये 98.89% है तो 12 का 98.89% निकालना है, और ये 1.1% है, इसका 1% निकालना है, इन तीनों को जोड़ देना है, तो 12.011 यूनिफाइड मास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो एटॉमिक मास यूनिट जो काम करती है वो एवरेज एटॉमिक मास जो है इस प्रकार से हम आसानी से किसी भी कंपाउंड का आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे आता है मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास जो होगा वो एक एटम का नहीं होगा, वो मोलिक्यूल का होगा। तो तरीका वही है, आसान तरीके से अगर हम बात करें तो मोलिकुलर मास में क्या आएगा, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने, एक मॉलिक्यूल्स के अंदर जैसे मान लीजिए CH4 ले लेता हूं मैं, CH4 ले लिया, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम हैं, अभी CH4 के अंदर क्या है, एक कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है। जितने भी एटम हैं उन सबका क्या निकालना है आपने, एटॉमिक मास निकालना है। उन सबका एटॉमिक मास निकाल दो और प्लस कर दो और क्या कहलाएगा, वो आपका मॉलिकुलर मास कहलाएगा। जैसे हम पॉइंटों, तो मोलर मास निकालेंगे तो इसमें जैसे CH4 हमारे पास है, CH4 के अंदर हम ये देखेंगे कि कार्बन का मास कितना है। कार्बन का मास जैसे 12 है और एक हाइड्रोजन का 1 है, 4 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर
दोनों को सम करेंगे तो 12 और 4 कितना हो गया, 16 यूनिफाइड मास हो गया CH4 का। तो मीथेन के अंदर जो मास होगा वो कितना होगा, CH4 होगा। CH4 के अंदर मास कितना होगा, 16 यूनिफाइड मास होगा। तो इसमें क्या कहेंगे, इसको हम मोलिकुलर मास बोलेंगे। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल हम लेके कर सकते हैं, किसी का भी मास निकालना हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। उसके बाद आगे आता है हमारा फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास के अंदर क्या होगा कि कुछ मॉलिक्यूल जो हैं वो अकेले मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, वो लैटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लैटिस क्या होता है कि जैसे एक पूरा क्यूब बना देंगे एलिमेंट्स का, मॉलिक्यूल्स का। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए मैं बात करता हूँ कि एक एटम ये है, 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 इस प्रकार से एंटिटी बनी हुई है। फिर एक यहाँ पर है, 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 ऐसे इस प्रकार से एंटिटी बनी हुई है। तो ये जैसे मान लीजिए सोडियम है, हम मान लेते हैं ये क्लोरीन है, फिर ये सोडियम है, ये क्लोरीन है। तो सोडियम और क्लोरीन की पूरी एंटिटी बनी होती है। तो जहाँ पर हम इस प्रकार से एंटिटी बनी हो, जहाँ पर एक मॉलिक्यूल्स ना हो NaCl का, जहाँ पर पूरा बंडल वहाँ पर प्रेजेंट हो मॉलिक्यूल्स का, तो उस केस में हम क्या निकाल लेंगे, फॉर्मूला मास कहेंगे। तो इसका मतलब ये करेगा कि पूरे का नहीं निकाल रहे हैं, वो निकाल NaCl कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये पूरा फॉर्मूला है, पूरे फॉर्मूले के अंदर जो एक एंटिटी है वो NaCl है, उसका मास में निकाल लेंगे। निकालने का तरीका वही है, सोडियम है, सोडियम का मास जो है वो 23 ग्राम हम करेंगे, तो 11 नंबर पे है ये, 23 इसका एटॉमिक मास होता है। क्लोरीन है 35.5 जो है 17 नंबर पे होती है, ये 17 पे 35.5 आता है। ये एवरेज आता है क्योंकि इसके भी आइसोटोप होते हैं। तो 35.5 आ गया, इन दोनों को मिलाएंगे तो 58.5 यूनिफाइड मास क्या आ जाएगा, हमारा फॉर्मूला मास आएगा किस चीज़ का, NaCl के लैटिस का। पूरे लैटिस का मास जो हम यहाँ पर बात करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, वो 58.5 यूनिफाइड मास आ जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मूला मास बोलेंगे। ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, एक प्रकार से ये एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास ही होता है, लेकिन ये लैटिस की फॉर्म में है, ज़्यादा अमाउंट होता है इनका, इसलिए फॉर्मूला मास इसको बोल देते हैं। उसके बाद जो अगला इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हमारा रहता है वो आता है मोल। अब मोल जो अमाउंट है, जैसे हमने बात की थी कार्बन 12 एटम की बात हमने की थी, कार्बन 12 का मास जो है 1.99 10 टू द पावर समथिंग -24 आई थिंक। तो ये मास जो कार्बन 12 का हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर से निकाला था, तो -23 तो 1.99 10 टू द -23 जो है ये एक कार्बन एटम का मास हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर से निकाला था। और हमें पता है कि एक मोल के अंदर 12 ग्राम कार्बन होती है, 12 ग्राम कार्बन होती है। यानी एक मोल जो बताया गया है वो क्या बताया गया है कि जितना उसका एटॉमिक मास होता है उतने ग्राम सब्सटेंस को अगर लें तो उसको हम एक मोल मानते हैं उस सब्सटेंस का। कार्बन उसका जो एटॉमिक मास है वो 12 है, तो हम ये मानेंगे कि एक मोल के अंदर 12 ग्राम कार्बन होती है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का जो वेट है वो 16 ग्राम है, तो हम ये मानेंगे कि एक मोल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर 16 ग्राम वेट होता है। ये हर एक का मोलर मास कह लो या एटॉमिक मास कह लो, उसमें आएगा। बड़े मॉलिक्यूल को लेंगे, CH4 को लेंगे तो उसमें 18 आएगा। अभी एग्जांपल लिया था हमने CH4 का, 12 कार्बन का और 4 हाइड्रोजन का, तो उसमें क्या आएगा, 16 आएगा, 16 ग्राम मास उसका जो आएगा। तो उसके एक मोल ऑफ मीथेन की बात करेंगे, उसमें कितना मास होगा, 16 ग्राम मास वहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि एक मोल के अंदर 12 ग्राम कार्बन होती है, एक कार्बन का मास ये होता है। अगर हम 12 ग्राम कार्बन के डिवाइड में ये एक कार्बन का मास कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल की वैल्यू आ जाएगी। तो मोल की वैल्यू का ऐसे निकाला गया है कि मोल 12 ग्राम के डिवाइड में 1.99 10 टू द पावर -23। जब इसको डिवाइड करेंगे, 12 ग्राम के अंदर बहुत सारी कार्बन होंगी, हमें नहीं पता कितनी होंगी। 12 ग्राम वेट ले लिया, वो एक मोल है। एक कार्बन एटम का मास ले लिया, जो मास स्पेक्ट्रोमीटर से निकाला है वो ये ले लिया, इसे डिवाइड में कर दिया। इसको डिवाइड में करने के बाद, डिवाइड में जब किया इसको तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कितनी आई, 6.022 10 टू द पावर 23। और ये क्या आ गया, ये एक मोल की वैल्यू आ गई। तो कोई हमसे पूछे कि एक मोल की वैल्यू 6.022 10 टू द पावर 23 कैसे निकाली, तो हमें ध्यान रखना है ये फार्मूला रहेगा। एक मोल के अंदर कार्बन का मास, कार्बन का ही नहीं किसी एटम का भी ले सकते हो आप कार्बन के जगह ऑक्सीजन लोगे तो ऑक्सीजन का मास निकालना पड़ेगा मास स्पेक्ट्रोमीटर से। तो
और एक मोल ऑक्सीजन के अंदर कितना होगा, 16 ग्राम होगा। O2 है तो 32 होगा। अगर एक ऑक्सीजन का मास 16 है, O2 का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 32 यहाँ कर देंगे, डिवाइड में उसका एक का मास कर देंगे। मास कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 6.022 × 10⁻23 आएगी। आप पूरी पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट को लेके फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। वैल्यू हमेशा हर केस में कितनी आएगी, 6.022 × 10⁻23। तो ध्यान रखना है किसी भी रिएक्शंस के अंदर एक मोल जब बात आएगी तो वहां ध्यान ही रखना है कि एक मोल के अंदर 6.022 × 10⁻23 एलिमेंट्री एंटिटी होती है। आप उस एलिमेंट्री एंटिटी के अंदर एटम की बात भी कर सकते हो। अगर इस साइड में एटम है तो उस साइड भी एटम की बात करोगे, इस साइड मॉलिक्यूल है उस साइड मॉलिक्यूल लिखोगे, इस साइड आयन है उस साइड क्या लिखोगे, आप आयन की फॉर्मेशन वहां पर करोगे। तो ये हमें ध्यान रखना है। एक मोल की क्वांटिटी क्वेश्चन निकाला, इस फॉर्मूले से निकाला हमने, और यहाँ पर एक मोल कंसेप्ट यहाँ पर प्रेजेंट हुआ। मोल कंसेप्ट को एवोगैड्रो नंबर भी बोल देते हैं, इसको Na से दिखाते हैं। Na का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि ये एवोगैड्रो ने इसको डिस्कवर किया था, इसको बताया था इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो इसको एवोगैड्रो नंबर भी बोल देते हैं और इसको मोल भी बोल देते हैं। और नॉर्मली अगर आपने किसी रिएक्शन के अंदर वैल्यू निकालनी है, अगर आपको कुछ ज़्यादा ग्राम मास दिया हो, जैसे मान लीजिए आपको 24 ग्राम कार्बन दी हो, 24 ग्राम कार्बन, तो कोई हिसाब से पूछे कि बताओ इसमें कितने मोल होंगे, मोल निकालने हो अगर इसके अंदर, तो आपको सिंपली पता है कि 12 ग्राम के अंदर 1 मोल होता है, तो 24 में कितने होंगे, 2 मोल होंगे। पर ज़्यादा अमाउंट दिया हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मोल निकालने का फॉर्मूला बनेगा हमारे पास गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। एटम हो तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल हो तो मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पर एक एटम है तो एटॉमिक मास यहाँ पर आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है, गिवन मास कितना था आपके पास, 24 था, तो 24 ले लिया। मोलर मास कितना था आपके पास, 12 था। एक कार्बन का मोलर मास की अगर मैं बात करता हूँ तो कितना था वहाँ पर, 12 था। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। कहने का मतलब 24 ग्राम कार्बन के अंदर कितने मोल होंगे, 2 मोल होंगे। आप इस प्रकार से मोल की जो वैल्यू है वो आसानी से निकाल सकते हो और उसको कन्वर्ट कर सकते हो। किस आइटम की बात होगी। अब गैसेस के केस में क्या होता है, ये थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, या तो ग्राम में हम मास लेके चल रहे हैं। गैसेस के अंदर क्या होगा, गैसेस के अंदर 1 मोल जो होगा उसके अंदर 22.4 लीटर गैस प्रेजेंट होगी, ये हमें ध्यान रखना है। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर 1 मोल के अंदर 22.4 लीटर क्या होगी, गैस प्रेजेंट होगी। लेकिन 1 मोल निकालना कैसे है, मोल निकालना हो तो वही फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। आपको गैस का मास दिया होगा, आप उसके डिवाइड में मोलर मास कर दोगे तो मोल निकल जाएंगे। 1 मोल के अंदर कितना वॉल्यूम होता है गैस का, 22.4 लीटर। यानी 1 मोल अगर कोई भी गैस आप लेकर चलते हो, उसको नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे छोड़ देते हो, जो कि हवा का होता है, हमारे ऊपर एक एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा होता है हवा का, अगर उसको आप छोड़ देते हो तो वो 22.4 लीटर के अंदर फैल जाएगी। ये इसका कहने का मतलब ये है। अगर वो मोल डबल होते हैं तो डबल अमाउंट में 44.8 लीटर के फॉर्म में जो है वो फैल जाएगी। तो जितने मोल बढ़ते रहेंगे वो फैलती रहेगी। प्रेशर वही रहना चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर रहना चाहिए, और 24 to 27 डिग्री का रहना चाहिए आपका टेम्परेचर, माना गया है एवरेज टेम्परेचर पूरे साल का। ये 2 टेम्परेचर पे काम करता है, एक तो एक एटमॉस्फेयर प्रेशर पे काम करता है और एक 24 से 27 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है। जब ये टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर पे अगर आप गैस को रिलीज करते हो, अगर वो 1 मोल रिलीज हो जाती है, यानी अगर मान लीजिए हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, O2 की बात करते हैं, O2 के 1 मोल में 32 ग्राम हो जाएगी, क्योंकि एक ऑक्सीजन 16 ग्राम की होती है, 2 हैं 32 हो जाएगी। 32 ग्राम अगर गैस आप रिलीज करते हो इस एटमॉस्फेयर प्रेशर की कंडीशन में, टेम्परेचर कंडीशन में, तो 22.4 लीटर वॉल्यूम के अंदर क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। जितने वॉल्यूम में वो फैलेगी वो कितना होगा, 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा। ये कहने का मतलब इसका ये था। तो गैसेज के लिए ये आ गया, सॉलिड लिक्विड के लिए आ जाएगा, सॉलिड के लिए आ जाएगा। तो दोनों केस में क्या होगा, मोल कंसेप्ट इस प्रकार से काम करता है। अब मोल कंसेप्ट के साथ आता है मोलर मास, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मोलिकुलर मास का मोलर मास बोल सकते हैं प्रकार से इसको। मोलर मास का मतलब ये होता है 1 मोल के अंदर जितना मास होगा उसे क्या कहेंगे, हम मोलर मास कहेंगे। अब 1 मोल कार्बन के अंदर कितना मास है, 12 ग्राम। तो हम ये कहेंगे कि 12 ग्राम क्या है, मोलर मास है किसका, कार्बन। मोलिकुलर अलग चीज होती है, ध्यान रखना। मोलिकुलर में मोलिक्यूल्स आएगा, यहाँ पर क्या होगा, एटम भी आ सकता है, मोलिक्यूल भी आ सकता है। तो मोलर मास का मतलब ये होगा 1 मोल के अंदर कितना मास है, और मोलिकुलर मास का मतलब होता है 1 मोलिक्यूल में कितना मास है। तो दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो मोलर मास का मतलब 1 मोल के अंदर कितना मास होता है, तो कार्बन के केस में कितना आएगा, वो 12 ग्राम वहां पर प्रेजेंट होगा। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। ये हमारा क्या था,
मोल और मोलर मास कंसेप्ट यहाँ पर दिखाया गया था। तो आज के टॉपिक में इतना ही, और ये कुछ मेन पॉइंट है समझने हैं, इनके ऊपर कुछ सम्स अगर आपको करने हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ सम हम भी प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, तो इसको यहाँ तक आपको देखना है। ठीक है, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।